this is Rupesh Kumar and welcome all of you in this solution series. I have got All India rank 167 in GS 2020 and All India rank 257 in ITGM 2020. आज अपन BHU के प्रीवियस ईयर के मॉडर्न फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें 2019 से 2011 के क्वेश्चन शामिल होंगे। आपको बताते चले कि मॉडर्न फिजिक्स में अपन एटॉमिक फिजिक्स, उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स एंड देन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, ये 4 टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर ये है, इफ़ द प्रॉपर मीन लाइफ टाउ ऑफ 5 plus meson is 2.5 10 to the power minus 8 second, then the distance traveled by a burst of 5 plus mesons traveling with velocity 0.73 c, where c is the speed of light, is। देखिए कह रहा है कि जो पाई प्लस मेसॉन्स है उसका प्रॉपर मीन लाइफ टाइम यानी कि टी नॉट है ना, प्रॉपर टाइम को टी नॉट से अपन डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ है। उसके बाद पूछ रहा है कि ये अगर इतना स्पीड से चलेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो भैया आपको बताते चले कि जो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा वो उसको ऑब्जर्व कौन करेगा, एक्सटर्नल ऑब्जर्व करेगा। तो अपने को एक्सटर्नल ऑब्जर्व जो टाइम ऑब्जर्व करेगा वो भी अपने को चाहिए, ये टाइम नहीं चलेगा, ये तो उसके खुद के ऑन रेस्ट फ्रेम में टाइम है जो प्रॉपर टाइम है। तो अपने को सबसे पहले इम प्रॉपर टाइम टी निकालना पड़ेगा। आपको बताते चले कि इम प्रॉपर टाइम टी का फॉर्मूला होता है प्रॉपर टाइम टी नॉट डिवाइडेड बाय √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला अपने को टाइम डायलेशन से मालूम है। तो यहाँ से अपन टी नॉट का वैल्यू रख के और वी का वेलोसिटी और टी नॉट का वैल्यू रख के अपन इम प्रॉपर टाइम टी निकाल लेंगे। और जब टी निकल जाएगा तो अपने को डिस्टेंस मालूम है, स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बाय टाइम। तो वहाँ से अपन डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लेंगे, दैट इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय इम प्रॉपर टाइम टी। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखिए अपने को प्रॉपर टाइम इंटरवल टी नॉट दिया हुआ है, स्पीड अपने को दिया हुआ है, ठीक है। और एज टाइम सीन बाय ऑब्जर्वर दैट इज इम प्रॉपर टाइम, अपन उसको पहले देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। टी इक्वल टू टी नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देखिए टी नॉट का वैल्यू यहाँ पे रख दिया, वी का वैल्यू रख दिया, तो 0.73 का स्क्वायर और सी का सी स्क्वायर, और नीचे में सी स्क्वायर था तो ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अपन इसको सॉल्व किए, रूट वगैरह कैलकुलेट किए, सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद देखिए आ गया 3.66 10 का पावर माइनस 8 सेकेंड। तो आपको बता दें कि ये जो आप टाइम देख पा रहे हैं ये हमारे द्वारा ऑब्जर्व टाइम है। अब जब हमारे द्वारा ऑब्जर्व टाइम निकल गया तो अपनी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम फार्मूला से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये फार्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेल नॉन। तो यहाँ से डिस्टेंस का फार्मूला दोस्तों क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो उसका वही रहेगा 0.73 c, और ये टाइम दोस्तों कितना हो जाएगा, इम्प्रॉपर टाइम अपन लेंगे 3.66 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड। दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सारा जो पावर से, देखिए 10 का पावर माइनस 8 और ये प्लस 8 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सी आप देख रहे हैं दोस्तों उसका वैल्यू हमने यहाँ पे रखा है 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फर्दर उसको आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमने मीटर से यहाँ सेंटीमीटर में ले आया है, तो 10 का पावर 2 से अगेन एक मल्टीप्लाई किया है, आप समझ पा रहे होंगे। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जा रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 801 सेंटीमीटर आ रहा है। तो जो नियरेस्ट ऑप्शन था दोस्तों वो 800 सेंटीमीटर था। आपको बताते चले कि BHU में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका करेक्ट ऑप्शन नहीं होता है, आपको नियरेस्ट ऑप्शन मारना है। आप जैसे जेस्ट में भी आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको नियरेस्ट आंसर ऑप्शन टिक करना होता है, और BHU में भी ये स्थिति है। तो इसके लिए आप पेशेंस रखें, कई बार एग्जैक्ट आंसर नहीं आएंगे। हमारे सॉल्यूशन के दौरान अगर कहीं पे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, किसी क्वेश्चन को हम गलत बना लेते हैं, तो उसको आप कमेंट करें, उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, जो मिस्टेक है उसको पकड़ें, क्योंकि गलतियाँ इंसान से होती है, तो गलतियाँ हमसे भी हो सकती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, 800 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए प्रोटॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c।
देखिए दोस्तों, अपने को काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपने को वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सी, देन व्हाट इज द मोमेंटम, अपने को मोमेंटम निकालना है, ठीक है। अपने को काइनेटिक एनर्जी दिया है और अपने को निकालना क्या है, मोमेंटम। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, आई होप सो। देखिए यहाँ पे हमने बहुत ही बेसिक फार्मूला यूज किया है। सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी जो दिया है उसको एसआई यूनिट में हमने कन्वर्ट कर लिया। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था, आपको बताते चले कि 1 बिलियन होता है 10⁻³ लैक्स, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट भूल गया हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लगाते चलिए। तो ये 10⁻³ लैक्स मतलब 1000 लैक्स, तो लैक्स मतलब 10⁻⁶, तो ये कितना बन गया 10⁻⁶ और 3 9। और दोस्तों यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भूल गया हूँ लगाने। और फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में कन्वर्ट किया, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, 1.6 10⁻⁻19 यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, जूल में। क्लियर है। तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो प्रोटॉन था उसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। उसको आगे भी आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻+9 है या 10⁻⁻19 है, तो 10⁻−10 बचेगा और ये 1.6 बचेगा। आशा करता हूँ आप कैलकुलेशन समझ गए होंगे। अब अपने को मालूम है कि जो मोमेंटम होता है वो √2 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, यानी कि √2m(e)k होता है, ठीक है। तो देखिए 2 का 2 और मास ऑफ प्रोटॉन अपने को मालूम है 1.67 सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने -31 ले लिया है, ये 27 होता है मास ऑफ प्रोटॉन में, ठीक है, 10⁻⁻27। और ये बाकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन देखिए हमने यहाँ से रख दिया 1.6 10⁻⁻10। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर अब ये सेम नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। अलग क्या आएगा, यहाँ पे 31 है, दरअसल वो कितना होगा प्रोटॉन का मास में 10⁻⁻27, ठीक है। तो ये -10 और -27 दैट इज़ -37 होगा दोस्तों। तो -37 होगा, तो हम अगर एक ले लिए हैं तो यहाँ पे -36 होगा, ठीक है, ये 36 होगा, 36 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों कितना होगा, 18 होगा। तो यहाँ पे भी कितना होगा, ये 18 होगा। आप उसी तरह से इसको सॉल्व कर लें। और चूंकि आंसर जो है वो सी के टर्म में है, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड कर दिया। फिर 1/c के टर्म में आंसर बताना है, तो इस सी को कॉमन ले लिया और इस सी का वैल्यू 3 × 10⁸ रख दिया। फिर हमने देखिए इसको जूल से, सॉरी मोमेंटम का ऐसा यूनिट जो था केजी मीटर पर सेकंड से हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ता है। तो देखिए हमने डिवाइड कर दिया है। अब फाइनली देखिए इसका जो आंसर आ रहा है, इसको अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हमारे पास वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसलिए ऑप्शन ये नहीं आएगा, ऑप्शन कुछ और आएगा, ठीक है। ऑप्शन आई थिंक शायद यही आ जाए, 1.37 के जगह ये शायद रखने से 1.5 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी आ जाए। 10⁹ मतलब होता है 1 बिलियन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज थ्राइस इट्स रेस्ट मास एनर्जी देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। दोस्तों कह रहा है कि जो टोटल एनर्जी होता है रिलेटिविटी में वो ई होता है, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज थ्राइस इट्स रेस्ट मास एनर्जी, मतलब जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, 3 टाइम रेस्ट मास एनर्जी। दोस्तों रेस्ट मास एनर्जी कितना होता है, m0 c² इज द रेस्ट मास एनर्जी, और उसका थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स कौन है दोस्तों, टोटल एनर्जी। और m0 क्या है दोस्तों, यहाँ पे रेस्ट मास है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ये जो दोस्तों टोटल एनर्जी ई है, इसका भी फॉर्मूला होता है, कितना होता है आपको मालूम होगा, mc² होता है। कितना होता है, mc²। अब ई की जगह अपन mc² रख देंगे, ठीक है। और देखते हैं इसका आगे सॉल्यूशन कैसा होगा। अपने को स्पीड बताना है, यानी कि अपने को भी बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो दिया है उसको हमने लिख दिया है, वेलोसिटी निकालना है। तो E = कितना होता है दोस्तों, mc², ये m0 नहीं है, ये mc² है, ठीक है। mc² = 3m0 c²। देखिए पा रहे होंगे आप यहाँ से c² कैंसिल हो गया, ठीक है, c² कैंसिल हो गया। अब ये जो m है दोस्तों, ये मूविंग मास है, तो मूविंग मास और जो रेस्ट मास है उसमें रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है m = m0 डिवाइडेड बाय √1 - v²/c²। देखिए उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया m के जगह पे, और इधर 3m0। अब देख पा रहे होंगे m0 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या,
तो इधर बचा सिर्फ यहाँ से क्या बचा 1/√1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, उधर क्या बचा 3। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को उल्टा कर रहे हैं, यानी कि इसको भी उल्टा कर रहे हैं, इसको भी उल्टा। तो इसको उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और 3 को उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1/3। उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल का बात कर रहे हैं, ठीक है, 1/3। अब अपन क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, सॉरी। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आप देख पा रहे हैं 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो गया, और इसका जैसे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट हट जाएगा, तो देखिए 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं, जो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है इसको उठा के LHS में ला रहे हैं, और ये जो 1/9 है उसको उठा के RHS में ला रहे हैं। तो कुछ इस तरह से अपना इक्वेशन दिखने लगेगा, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/9। इसका एलसीएम लेंगे तो 8/9 आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे इधर क्या है वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इधर क्या है 8/9, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सी स्क्वायर को भी उठा के इधर ले आए, तो यहाँ 8/9 सी स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा। तो इधर बचेगा क्या, सिर्फ वी स्क्वायर, और जब भी बचेगा तो उसका रूट को उठा के उधर ले जाए पावर 2 को, तो इधर हो जाएगा √8/9, और सी स्क्वायर से रूट कट स्क्वायर कट के सिर्फ सी बचेगा। देखिए सिर्फ सी बच गया, √8/9 से क्या हो जाएगा दोस्तों, √8 का वैल्यू होता है 2√2, और √9 का वैल्यू होता है दोस्तों 3। तो इस तरह से अपन वेलोसिटी का वैल्यू आ गया 2√2/3 इंटू सी, वेयर सी द स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2√2/3 से, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द बोसॉन्स। इनमें से कौन सा बोसॉन्स के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट है। दोस्तों आपको बताते चले कि जो फर्मियंस होते हैं और जो बोसॉन्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, देखिए बोसॉन्स जो है दोस्तों पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं। बोसॉन्स जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं, और इनका जो वेव फंक्शन होता है दोस्तों सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। लेकिन फर्मियंस के बारे में याद रखिए कि फर्मियंस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं दोस्तों, और उनका जो वेव फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक होता है, ठीक है। और उनके जो स्पिन्स होते हैं वो हाफ इंटीग्रल होते हैं, जबकि जो बोसॉन्स है उनके स्पिन्स जो हैं वो इंटीग्रल होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 सो ऑन। क्लियर है। तो बोला था इसमें से बोसॉन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपको पता चल गया कि बोसॉन्स पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता है, ठीक है। और देखिए ऑप्शन बी क्या बोला है, दिस पार्टिकल्स ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब यही ऑप्शन फॉल्स है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, बी हो गया। समझ पा रहे हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे हमने उसी चीज़ को यहाँ पे लिख भी दिया है, डोंट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इंटीग्रल स्पिन 0, 1, 2 सिमेट्रिक वेव फंक्शन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है, ए रेडियो एक्टिव पार्टिकल विथ प्रॉपर मीन लाइफ ऑफ 1 माइक्रोसेकेंड। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार प्रॉपर लाइफ यानी कि T0 दिया हुआ है दोस्तों 1 माइक्रोसेकेंड, मूव्स थ्रू द लेबोरेटरी एट ए स्पीड ऑफ 2.7 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों भी दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स लाइफ टाइम ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जर्वर इन द लेबोरेटरी। दोस्तों जो ऑब्जर्व टाइम होता है उसी को अपन इम्प्रॉपर टाइम बोलते हैं, और जो इम्प्रॉपर टाइम और प्रॉपर टाइम में रिलेशन होता है दोस्तों ये होता है T=T0 √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जिसको टाइम डिलेशन फार्मूला भी बोलते हैं। तो अपने को अभी T0 मालूम है, भी मालूम है, तो टी यानी कि इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल या फिर ऑब्जर्व टाइम इंटरवल निकल जाएगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो हमारा T0 है दोस्तों दैट इज प्रॉपर टाइम इंटरवल 1 माइक्रोसेकंड दिया हुआ है, उसी को अपन 10⁻⁻6 सेकंड भी लिखे हैं, ठीक है। स्पीड जो भी दिया हुआ है 2.7 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया है। अपन क्या किए, इसको सी के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर भी सी से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डिवाइड कर दिया दोस्तों। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो नीचे वाला सी है उसका वैल्यू को हमने 3 × 10⁸ लिख दिया, तो यहाँ से 10⁸ कट गया और 3 नीचे में बच गया, और सी ऊपर वाला जो है वो बच गया, ठीक है। तो फाइनली ये 20.7/3 जब करेंगे तो 0.9 आएगा, और ये सी मल्टीप्लाई यानी कि 0.9 से हमने जो वेलोसिटी दिया था उसको हमने सी के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, क्योंकि अपने को सी का वैल्यू क्या था दोस्तों मालूम था। अब देखिए अपने को टी यानी कि ऑब्जर्व टाइम यानी कि इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला देखिए लगा दिए T=T0 √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और T0 का वैल्यू रख दिए, भी का वैल्यू रख दिए 0.9 स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर यहाँ से क्या होगा दोस्तों कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनल देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे
टी नॉट चूँकि दिया हुआ था दोस्तों 10⁻⁻6 मतलब 1 माइक्रो सेकंड दिया हुआ था, ठीक है। तो आंसर माइक्रो सेकंड में ही चाहिए था, इसलिए हमने भी 10⁻⁻6 को फिर से 1 माइक्रो सेकंड कर दिया। तो देखिए इसको डिवाइड करने के बाद 2.29 माइक्रो सेकंड, तो 9 से अगर राउंड अप करेंगे तो 2.3 माइक्रो सेकंड लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो क्या है, 2.3 माइक्रो सेकंड। और इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The velocity of an object whose length appears to be contracted to half of its proper length is। दोस्तों लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। यहाँ पे कह रहा है कि जो मूविंग लेंथ एल है वो प्रॉपर लेंथ यानी कि एल नॉट का हाफ है, ठीक है। एपियर लेंथ या इम्प्रॉपर लेंथ को एल बोलते हैं या इसी को मूविंग लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। एल मूविंग या फिर एल इम्प्रॉपर या फिर एल ऑब्जर्व्ड या फिर एल एपियर। जो अपने को दिखता है या ऑब्जर्व करते हैं या जो मूविंग लेंथ होता है उसको एल बोलते हैं दोस्तों, और जो प्रॉपर या रेस्ट लेंथ होता है उसको एल नॉट बोलते हैं। तो नाम में अलग अलग है, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो अपने को इस क्वेश्चन में एल इक्वल टू एल नॉट बाई 2 दिया हुआ है और भी निकालना है, ठीक है। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला आपको बता देते हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला होता है एल इक्वल टू एल नॉट इंटू √1-v²/c²। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ठीक है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का ये फार्मूला होता है एल इक्वल टू एल नॉट √1-v²/c², जहाँ पे एल क्या है दोस्तों एपियर या ऑब्जर्व्ड या मूविंग लेंथ है, एल नॉट क्या है रेस्ट या प्रॉपर लेंथ है। देखिए एल नॉट को उठा के इधर ले आए हमने, तो एल नॉट हो गया, इधर बचा √1-v²/c²। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एल नॉट है यहाँ से आप देख सकते हैं एल नॉट का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। और RHS में क्या बचा 1-v²/c²। अब आप देख सकते हैं कि इसको हमने फर्दर स्क्वायरिंग किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही करेंगे तो ये 1/2 क्या हो जाएगा दोस्तों 1/4 हो जाएगा, और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो ये बचेगा 1-v²/c²। अब आप देख सकते हैं कि जो v²/c² को हम उठा के LHS में ले गए हैं और 1/4 को उठा के RHS में ले आए हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो गया, सॉल्व करके इस तरह से हो गया। और फाइनली देखिए यहाँ से c² को भी उठा के इधर ले आए दोस्तों, और v² इक्वल टू इतना हो गया 3/4 c²। तो फाइनली v इक्वल टू दोस्तों कितना हो गया √3/2c, यानी कि हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट है दोस्तों √3/2c है। यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों डी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A galaxy is moving away from Earth at such a speed that the blue light lambda equal to 400 nanometer appears to be of wavelength lambda equal to 600 nanometer. The speed of the galaxy is। दोस्तों ये उसका एक्चुअल वेवलेंथ है दोस्तों, जिसको अपन रेस्ट वेवलेंथ या प्रॉपर वेवलेंथ बोल सकते हैं। और ये जो है दोस्तों एपियर्स वेवलेंथ है या ऑब्जर्व वेवलेंथ है, जो अपने को दिख रहा है, ये वास्तव में है और ये अपने को दिख रहा है। ऐसा क्यों दोस्तों, रिलेटिविटी के कारण। जब स्पीड किसी ऑब्जेक्ट का गैलेक्सी का स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होता है दोस्तों, तो उस समय जो रियल फिजिकल इंटिटीज होते हैं उनके वैल्यू हमको रियल नहीं मिलते हैं, कुछ उसमें आंसर में डिफरेंस होता है। तो उसी को अपन ये एपियर वेवलेंथ दिया हुआ है और ये रियल वेवलेंथ दिया हुआ है, अपने को स्पीड बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है कि जो एपियर वेवलेंथ है इसको डॉपलर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट भी बोलते हैं दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा लैम्डा प्राइम है, जो हमारा एपियर या फिर ऑब्जर्व वेवलेंथ है दोस्तों, उसका फार्मूला होता है लैम्डा इंटू √1 - β/1 + β। दोस्तों यहाँ पे बीटा का मतलब है v/c। बीटा का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे v/c। यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू क्या है दोस्तों v/c। v क्या है स्पीड ऑफ द गैलेक्सी एंड c क्या है दोस्तों स्पीड ऑफ लाइट। तो आप देख सकते हैं कि हम क्या किए हैं लैम्डा प्राइम बाय लैम्डा कर लिए हैं, ये बचा इधर क्या √1 - β/1 + β। लैम्डा प्राइम का वैल्यू दोस्तों 600 नैनोमीटर दिया है और लैम्डा का वैल्यू दोस्तों 400 नैनोमीटर दिया है, और इधर √1 - β/1 + β है। अब आप देख सकते हैं कि ये नैनोमीटर और ये 2 0 2 0 कट गया, और यहाँ से ये 2 2 जा 2 2 3 जा 6 हो गया, तो 3/2 बच गया। अब आप देख सकते हैं 3/2 इक्वल टू √1 - β/1 + β। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही करेंगे अपन, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही करेंगे 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4, और ये इधर से रूट हट जाएगा तो 1 - β/1 + β। अब इसको क्रेस क्रॉस करके दोस्तों अपन देखिए क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं
देखिए बीटा इक्वल टू -5/13 आ गया, और बीटा को अपन क्या माने थे, v/c माने थे, तो -5/13 इक्वल टू v/c। यहाँ से दोस्तों v कितना हो गया, -5/13c। चूँकि वेलोसिटी दोस्तों नेगेटिव नहीं हो सकता है, अपन को मैग्नीट्यूड सिर्फ बताना है, तो मॉड ले लिए दोनों साइड, तो माइनस प्लस बन गया। यानी कि देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड दरअसल वो गैलेक्सी इतना ही स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ये माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है, चूँकि यहाँ पे रिलेटिविटी है दोस्तों, तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जैसे रिलेटिविटी में होता है ना कि अगर हम 5 किलोमीटर पर सेकंड से चल रहे हैं और अगला उधर से, अगर हम चल रहे हैं और अगला कोई रेस्ट में, तो हमको फील होता है कि वो भी हमारे अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही स्पीड से चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन दोस्तों अपियर हो रहा है। ठीक है, अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब है, दैट इज 5/13c। यानी कि इस तरह से हमारा जो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन एक सेकेंड, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा ज़्यादा स्लाइड उठ गया था। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों अपना 5/13 यानी कि ऑप्शन बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है, पेशेंस रखिएगा। द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय साई इक्वल टू सम कांस्टेंट c e⁻−a² इन द रेंज -infinity to +infinity where c and a are constants. The probability of finding the particle in the range 0 to infinity। दोस्तों एक वेव फंक्शन साई दिया हुआ है, अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है 0 से इन्फिनिटी के लिमिट में। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है और इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। चूँकि आंसर में कहीं पे भी आपको सी नहीं दिख रहा होगा, ये कांस्टेंट सी आपको नहीं दिख रहा होगा, सॉरी स्लाइड हो गया, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ओके दोस्तों, आप यहाँ पे आंसर में देख सकते हैं कि कहीं पे भी आपको आंसर में सी नहीं दिख रहा होगा, सॉरी ये कांस्टेंट सी अपियर नहीं हो रहा होगा, सिर्फ आंसर जो है कांस्टेंट में है, न्यूमेरिकल डिजिट में है, तो अपने को सी को पहले हटाना पड़ेगा, यानी कि सी का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सी यानी कि एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे। गिवन है ये वेव फंक्शन, लिमिट है -infinity से +infinity में डिफाइन है, ये डिफाइन जिस रेंज में होता है अपन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन उसी रेंज में निकालते हैं, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी दोस्तों निकालेंगे तब अपन क्या करेंगे, जो रेंज दिया है 0 से इन्फिनिटी उस पर निकालेंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो जहाँ पे वेव फंक्शन डिफाइन है, क्योंकि उसी पूरा इंटायर रीजन में उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं ठीक है। तो -infinity से +infinity, चूँकि वेव फंक्शन रियल है दोस्तों, यहाँ पे इमेजिनरी नहीं है, तो मॉड साई का स्क्वायर dx इक्वल टू 1, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। ठीक है, -infinity से +infinity, साई का जब दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, c² e⁻²a² स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 आ गया एक्सपोनेंशियल में, dx इक्वल टू 1। अब देखिए चूँकि यहाँ से c² कॉमन ले लीजिए दोस्तों, तो देखिए हमने यहाँ c² कॉमन ले लिया। अब आपको बता दें कि ये क्या है, ये एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन के लिए क्या -infinity से +infinity को अपन 0 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, और लेकिन 2 से उसके लिए बाहर में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो डिफिनिट इंटीग्रल का दोस्तों प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि दिस मस्ट बी इंटीग्रल इक्वल टू 1, तो लेट 2a² इज इक्वल टू z। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो अपन गामा फंक्शन लगा के इसको सॉल्व करेंगे। अपने यहाँ इसके लिए क्या कर लिया, 2a² इज इक्वल टू z मान लिया, सम फंक्शन z, वेरिएबल z। यहाँ से अपन x² का वैल्यू निकाल लिए, z/2a², यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए, देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, अब क्या करना है, अपने को इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं x के रिस्पेक्ट में, सॉरी z के रिस्पेक्ट में, तो ये 2a² x² का दोस्तों 2x हो गया, तो देखिए यहाँ एक 2 2 4 हो गया, और यहाँ पे एक x बचा और dx बचा, और इधर z का dz हो गया। तो यहाँ से फाइनली अपने को dx निकालना है दोस्तों, तो देखिए हमने dx निकाला है, तो यहाँ पे x अपियर हो रहा है दोस्तों, यहाँ से x का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे देखिए x के जगह पे रख दिए, यहाँ पे फाइनली उसको सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा हो गया, कैलकुलेशन है, देयर इज नथिंग एल्स।
अब आप देख सकते हैं कि व्हेन x टेंड्स टू जीरो दोस्तों z भी टेंड्स टू जीरो होगा, क्योंकि देखिए जब x जीरो रखेंगे तो यहाँ z भी जीरो हो जाएगा, और x जब इन्फिनिटी रखेंगे तो z भी इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा। हम x से z वेरिएबल में दोस्तों जा रहे हैं। तो फाइनली जो हमारा इंटीग्रल है 2c² जीरो से इन्फिनिटी e⁻z, और dx का वैल्यू कितना है दोस्तों √2a 4a² √z और dz इज इक्वल टू 1। अब देखिए दोस्तों इसको हमने फर्दर आगे और सॉल्व किया है। इसको देखिए हमने यहाँ पे जो वैल्यू है कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया, और बचा क्या z का पावर -1/2 e⁻z dz इक्वल टू 1। अब आपको बताते चले इसको हम लोग z का पावर -1/2 को कैसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/2 -1, क्योंकि 1/2 -1 इज ऑल्सो -1/2, तो इस फॉर्म में लिख दिया। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि दोस्तों गामा फंक्शन का फॉर्मूला होता है जीरो से इन्फिनिटी e⁻x(x⁻n−1 dx इक्वल टू गामा फंक्शन n। और दोस्तों गामा फंक्शन n को ही अपन n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, और गामा फंक्शन 1/2 यानी हाफ का वैल्यू दोस्तों √π होता है। तो ये तीन यूजफुल बहुत फार्मूला है क्वांटम मैकेनिक्स में, इसको आप याद रख लें इन तीनों कंसेप्ट को दोस्तों, तो उसी में आपकी भलाई है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसी कंसेप्ट को अपन यहाँ पे यूज किए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ उसी तरह से है, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी z का पावर 1/2, तो 1/2 दोस्तों यहाँ पे क्या है n है, n-1 e⁻z dz इक्वल टू 1। तो n के जगह हाफ है, तो दोस्तों इस पूरा इंटीग्रल का वैल्यू कितना हो गया गामा फंक्शन हाफ। और इधर क्या बचा दोस्तों कांस्टेंट को सॉल्व करने के बाद c² √2a, और ये गामा फंक्शन हाफ का दोस्तों वैल्यू कितना हो गया देख सकते हैं यहाँ पे √π c²√π/√2a और इक्वल टू 1। अब इसको फर्दर दोस्तों अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है। फर्दर सॉल्व किए तो c का वैल्यू देखिए दोस्तों यहाँ से हम निकाल चुके हैं, या फिर आप c² का भी वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब अपने को क्या करना है दोस्तों प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी जो अपने को निकालना है वो किस लिमिट में निकालना है, प्रोबेबिलिटी बिटवीन x इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों जीरो से इन्फिनिटी लिमिट दिया हुआ है और ψ² dx, क्योंकि वेव फंक्शन रियल है तो हमने साई कंजुगेट साई नहीं लिया बल्कि सीधा ψ² ले लिया। ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी ψ² मतलब c² e⁻−2a² x² dx। c² कांस्टेंट है दोस्तों बाहर ले लिया, देख सकते हैं आप यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी e⁻−2a² x² dx। अब दोस्तों फिर से यहाँ पे गामा फंक्शन लगाना पड़ेगा, या फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो मुझे लगता है कि कुछ इसी तरह से है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या यही इंटीग्रल है जीरो से इन्फिनिटी e⁻−2a² x² dx। तो दोस्तों इसका वैल्यू कितना आया था उसको अपन यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे, उसी तरह से एकदम दोस्तों सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम प्रोसीजर है, आप यहाँ तक आ सकते हैं सेम प्रोसीजर से, उसी को हमने फॉलो किया है। और फाइनली दोस्तों यहाँ तक आप आ सकते हैं, हाँ यहाँ तक देखिए गामा फंक्शन हाफ तक आ सकते हैं, c² यहाँ तक आ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, देखिए हमने c² का वैल्यू रखा है, c² का वैल्यू रखा है √2a/√π। ठीक है, कहाँ से रखा है, यहाँ से, यहाँ पे आप देख सकते हैं √2a/√π c² का वैल्यू है। ठीक है, तो उसको हमने देखिए यहाँ पे रखा है, जैसे उसको हमने यहाँ पे रखा √2a/√2π, देखिए बहुत सारा कुछ कट गया और प्रोबेबिलिटी कितना गया 2/4, तो यानी कि 1/2। तो इस तरह से हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया जीरो से इन्फिनिटी में, और सही ऑप्शन क्या है दोस्तों थोड़ा लंबा हुआ 1/2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर इज हर्मिशियन। देखिए इसका हम बहुत ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाएंगे, आपको सीधा एक ट्रिक बता देते हैं दोस्तों कि जो d/dx ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर फर्स्ट ऑर्डर, उसका अगर आप ड्रैगर लेंगे दोस्तों तो ये -d/dx देता है। इसका प्रूफ भी है लेकिन हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप याद रख ले इसको, बहुत काम का चीज़ है। उसके बाद ये एक याद रख ले, दूसरा याद रख ले कि जो आयोटा का ड्रैगर ये लेते हैं, आयोटा का ड्रैगर लेते हैं, जैसे आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं उसी तरह, तो इसका भी दोस्तों माइनस आयोटा होता है। कितना होता है, माइनस आयोटा। तो ये दो कंसेप्ट याद रख ले। तीसरा हर्मिटिसिटी का कंडीशन याद रख ले। हर्मिटिसिटी का दोस्तों कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई ऑपरेटर ए है, अगर ये हर्मिशियन है तो इसको क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जो इसका ड्रैगर होगा दोस्तों, ए का जो ड्रैगर होगा वो ए के ही बराबर होगा। लॉजिक समझ पाएँ। हर्मिटिसिटी का दोस्तों कंडीशन क्या है, अभी बार बार आएगा ऐसा, तो याद रखना है कि ए का ड्रैगर ए के बराबर होगा। अब आइए इन तीन कंसेप्ट को इस्तेमाल करके हिट एंड ट्रायल से एक एक करके चेक करते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे सही ऑप्शन दिख रहा है तो हम सीधा सही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। d/dx का दोस्तों
ड्रैगर कितना होता है माइनस डी बाई डी एक्स, और आई का ड्रैगर होता है माइनस आइटा, ठीक है। ए ऑपरेटर इज हर्मिशियन इफ ए ड्रैगर इक्वल टू ए, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने ऑप्शन ए को पहले हिट एंड ट्रायल से लिया है। ऑप्शन ए में जो दिया डिफाइन ऑपरेटर है वो आई टाइम डी बाई डी एक्स है, हमने क्या किया इसका ड्रैगर ले लिया, ठीक है। अब जैसे इसका ड्रैगर लिया तो इंडिविजुअली आई का ड्रैगर इंटू डी बाई डी एक्स का ड्रैगर हो जाएगा, तो आई का ड्रैगर दोस्तों माइनस आई और डी बाई डी एक्स का ड्रैगर माइनस डी बाई डी एक्स, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्तों, तो बचा क्या आई इंटू डी बाई डी एक्स। क्या हमारा ऑपरेटर यही था आई इंटू डी बाई डी एक्स, जिसका हमने क्या लिया था ड्रैगर लिया था। और ड्रैगर लेने के बाद भी सॉल्व करें, क्या है दोस्तों आई टाइम डी बाई डी एक्स। इसका मतलब कि ये जो ऑपरेटर है खुद के ड्रैगर के बराबर है, यानी कि आई इंटू डी बाई डी एक्स ऑपरेटर बच्चों हर्मिशियन है, क्योंकि इन्होंने हर्मिटिसिटी के कंडीशन को क्या किया ओबे किया। इस तरह से हमारा करेक्ट जो दोस्तों ऑप्शन है, माफ़ कीजिएगा, वो ऑप्शन ए है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कम्यूटेटर से है, ये भी मैथमेटिकल या एडवांस क्वांटम मैथमेटिकल से है। इसके लिए भी आपको 2-3 फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। द वैल्यू ऑफ कम्यूटेशन रिलेशन पी कैप कोमा एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज। दोस्तों यहाँ पे पी जो है वो मोमेंटम ऑपरेटर है और एक्स जो है एक्स कैप जो है पोजीशन ऑपरेटर है। कम्यूटेशन रिलेशन का कुछ आइए फार्मूला देख लेते हैं ताकि इसका सॉल्यूशन में आपको आसानी हो। देखिए यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा है। पहले अगर a कोमा बी प्लस सी हो दोस्तों, तो इसको अपन तोड़ते कैसे हो आप देख लीजिए। इसको तोड़ते कैसे हैं, एक बार a को b से, a b कम्यूटेटर ब्रैकेट प्लस a को c से, यानी कि ए सी कम्यूटेटर प्लस ब्रैकेट, ठीक है। ये तो हो गया a इंटू बी प्लस सी का फार्मूला। अगर a इंटू बी सी हो, यानी कि a कोमा b इंटू सी हो, या फिर यहाँ पे a ही क्यों ना हो, डजेंट मैटर, a इंटू बी सी हो, तो देखिए उसको कैसे तोड़ते हैं दोस्तों। a को पहले b से लेते हैं, तब राइट में जो बचा सी तो उसको राइट में रखते हैं। दोस्तों कम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, आप किसी को भी लेफ्ट या किसी को भी राइट में नहीं रख सकते हैं, ऑर्डर मैटर करता है। ऐसा करने पे एक नेगेटिव साइन दोस्तों एग्जिस्ट करता है। उसके बाद देखिए ए को जब बी से करेंगे तो सी राइट में रह गया, प्लस अब क्या करेंगे दोस्तों ए को सी से करेंगे, ठीक है। ए का सी से कम्यूटेशन लेंगे तब बी किधर छूट गया दोस्तों, लेफ्ट में छूट गया, तो इसको लेफ्ट में रखेंगे, क्लियर है। ऑर्डर मैटर करता है। तो ये 2 कंसेप्ट उसी को अभी दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमारा रियल ऑपरेटर कम्यूटेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पी कोमा एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। दोस्तों इसको पहले इस फार्मूला फर्स्ट वाला फार्मूला से ब्रेक करेंगे। तो पी को एक्स स्क्वायर के साथ, देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस पी को पी स्क्वायर के साथ, तो पी को पी स्क्वायर के साथ, बहुत ही इजीली आप समझ गए होंगे। अब अपन दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या किया दोस्तों, हमने एक्स स्क्वायर को क्या एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, पी स्क्वायर को पी इंटू पी लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अब देखिए हम जो दूसरा वाला फार्मूला था प्रोडक्ट वाला फार्मूला, उसको हमने अप्लाई किया है। पी को देखिए एक्स के साथ लिया दोस्तों और एक एक्स आर एच एस पे छूट गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए उस पी को इस एक्स के साथ लेंगे, लेफ्ट वाले के साथ, राइट वाले के साथ, तब ये लेफ्ट में एक्स छूट जाएगा, देख पा रहे होंगे आप, एक एक्स लेफ्ट में छूट गया और पी का एक्स के साथ कम्यूटेशन हो गया। उसी तरह यहाँ पी का पी के साथ लेंगे दोस्तों, एक बार राइट में पी छूटेगा और एक बार पी का पी के साथ इस राइट वाला के साथ लेंगे, तब लेफ्ट वाला पी दोस्तों, ये लेफ्ट वाला पी यहाँ पे छूट जाएगा, क्लियर है। आशा करता हूँ आपको ये प्रोडक्ट रूल से हमने कैसे ब्रेक किया इस इक्वेशन को आपको समझ में आया होगा। और बताते चले कि कोई भी ऑपरेटर दोस्तों खुद ब खुद में ज़रूर कम्यूट करता है, खुद ब खुद से हर एक ऑपरेटर सेल्फ कम्यूट करता है, सेल्फ खुद से कम्यूट करता है, यानी कि पी कैप कम्यूटेटर ब्रैकेट पी कैप कोमा पी कैप जीरो होगा, पी कैप कोमा पी कैप जीरो होगा, एक्स कैप कोमा एक्स कैप जीरो होगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर हो दोस्तों, उसका अगर खुद के साथ आप कम्यूटेशन रिलेशन ले तो वो सेटिस्फाई होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये दो दोस्तों जीरो हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ ये बचा और ये बचा। आपको बताते चले कि जो पोजीशन और मोमेंटम का दोस्तों ऑपरेटर का जो वैल्यू होता है कम्यूटेशन रिलेशन का, वो कितना होता है, आई एच कट होता है। पी कोमा एक्स कैप आई एच कट होता है, लेकिन ऑर्डर अगर आप चेंज करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक्स कोमा पी लेते हैं तो वो माइनस आई एच कट, एक माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे बड़े आसानी से, पी एक्स कैप है तो इसका माइनस आई एच कट हो गया और एक्स कैप का एक्स कैप रह गया। यहाँ पे दोस्तों पी एक्स कैप का माइनस आई एच कट हो गया और ये एक्स कैप का एक्स कैप। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हमने कैसे जोड़ा, तो ये माइनस आई एच कट दोस्तों कांस्टेंट है, यहाँ पे भी ये माइनस आई एच कट कांस्टेंट है, इसको आप कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो एक्स कैप प्लस एक्स कैप 2x कैप हो जाएगा, तो माइनस 2i कट एक्स कैप ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है, -2 टाइम आई एच कट एक्स कैप।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह है द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज मोस्टली ड्यू टू। तो आपको बताते चले कि जो सन का जो एनर्जी है दोस्तों उसका जो मेन सोर्स है वह है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या है दोस्तों? न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन एटम फ्यूज करता है, आपस में हाइड्रोजन एटम फ्यूज करता है और हीलियम एटम का फॉर्मेशन करता है, और इसी दौरान दोस्तों बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, गामा रेडिएशन के थ्रू बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज मोस्टली ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसको याद रखें दोस्तों, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल भी है या क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, ओके। The half-life of radon is 3.8 days. The half-life of radon is 3.8 days. After how many days will only 1/20 of a radon sample be left over? दोस्तों यहाँ पे एक रेडॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ दे रखा है 3.8 डेज, यानी कि टी हाफ दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल ओनली 1/20 ऑफ ए रेडॉन सैंपल विल लेफ्ट ओवर, मतलब कितना समय बाद सिर्फ 1/20 ऑफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ रेडॉन बच जाएगा। तो दोस्तों फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू एन नॉट ई का पावर माइनस लेमडा टी। तो यहाँ पे आपको टर्म पहले समझ में आना चाहिए दोस्तों। जो एन नॉट है वो इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, रेडॉन का या किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट का इनिशियल नंबर ऑफ एटम है, और जो एन है दोस्तों वो टी समय के बाद जो बच गया। देखिए बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि जो टी समय बाद डिके हो गया वो एन नहीं है दोस्तों। एन क्या है? जो टी समय के बाद बच गया। तो अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/20 पोर्सन जो है एन नॉट का वो बच गया, वो लेफ्ट ओवर, मतलब कितने समय बाद वो इतना पोर्शन बच जाएगा। यानी कि अभी अपने को जो एन दिया है दोस्तों वो n0/20 दिया है। एन कितना दिया है दोस्तों? इनिशियल का 1/20 यानी n0/20 दिया है। आपको टी हाफ दिया हुआ है दोस्तों, तो वहाँ से आप लेमडा निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? 0.693/λ। ठीक है, और अपने को ये स्मॉल टी निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, टी हाफ दिया है दोस्तों, लेमडा इक्वल टू 0.693 बाई क्या होता है? देखिए टी हाफ इज इक्वल टू होता है ना 0.693 बाई लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, और टी हाफ 3.8 डेज है, तो लेमडा मिल गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए अपने को रेडियो एक्टिव क्वेश्चन में भी दिया है कि कितना पार्ट बच जाएगा, एन नॉट का 1/20 पार्ट बच जाएगा। कितना समय बाद भाई बचेगा उस टाइम को निकालना है। तो फार्मूला होता है रेडियो एक्टिविटी में n इक्वल टू एन नॉट ई का पावर माइनस लेमडा टी। तो एन नॉट को देखिए दोस्तों LHS में ले आए तो n/n0 इक्वल टू ई का पावर माइनस लेमडा टी। अब n/n0 का वैल्यू दोस्तों दिया है 1/20 ई का पावर माइनस लेमडा टी, दोनों का रेसिप्रोकल ले लिए तो 1/20 का हो गया 20, और ई का पावर माइनस लेमडा टी का क्या हो गया दोस्तों? ई का पावर प्लस लेमडा टी। अब देखिए जब भी हम लोग एक्सपोनेंशियल को उठा के इधर लाते हैं तो वो लॉग ले लेता है इसका, और लॉग को उठा के इधर ले जाते हैं तो एक्सपोनेंशियल पावर ले लेता है। ठीक है, तो अभी एक्सपोनेंशियल को उठा के लाएंगे तो ये लॉग ले लेगा। तो देखिए ई को उठा के इधर ले आएंगे दोस्तों तो ln20 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? जो एक्सपोनेंशियल का पावर था, यानी कि सिर्फ लेमडा टी बचेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट ये सब सॉल्व करने का तरीका सीख लें, मैथमेटिकल स्टेप। तो ln20 इक्वल टू लेमडा टी हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं टी इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों? ln20 बाई लेमडा। ln20 रह गया, और लेमडा का वैल्यू दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेमडा का वैल्यू 0.693 बाय 3.8। अब उसको दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, अपन पुट कर देंगे 0.693 बाई 3.8। तो दोस्तों 3.8 सबसे नीचे था तो सबसे ऊपर चला गया, 3.8 डेज में था। ठीक है, तो डेज में ही रहने देते हैं क्योंकि आंसर डेज में है। दोस्तों जब आप ln20 का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखेंगे और इस पूरा को सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 16.42 डेज, यानी कि कितना समय बाद रेडॉन का 1/20 भाग बच जाएगा दोस्तों? 16.42 डेज, मतलब लगभग 16.5 दिन के बाद। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है दोस्तों। कह रहा है कि द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज ड्राइव अंडर द एजम्पशन दैट ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स आर एसोसिएटेड विद वेव्स ऑफ वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू h कट p वेयर p इज द मोमेंटम। दोस्तों आपको सबसे पहले ये बता दें हम कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ये
पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट कर रहा था। किस नेचर को? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। तो लाइट वेव लाइक ए बेक, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंक्लूजन दोस्तों नहीं था। लाइट इज इमिटेड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स बिटवीन द ऑर्बिट्स, ये भी नहीं था दोस्तों। लाइट इज ऑब्जर्व्ड इन क्वांटा ऑफ एनर्जी इक्वल टू एच म्यू, यस दोस्तों यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें ऐसा एज्यूम किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के समय कि जो भी लाइट आ रहा है वो क्वांटा है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी है जिसका एनर्जी दोस्तों कितना है, ई इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। और ये आप याद रखिएगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है दोस्तों वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम आपका मदद कर पाए होंगे। तो मेरे विचार से इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन 3, दैट इज लाइट इज ऑब्जर्व्ड इन क्वांटा ऑफ एनर्जी ई इक्वल टू एच म्यू।